नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे खुद के चैनल और करंट कॉम्बो में। मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं। पॉलिटी सेक्शन में चालू कर दिया हूं। वीडियो फर्स्ट हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं देखी उसको देखें। कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैंने पहले ही बताए थे, लेकिन एक बार और रिपीट कर देता हूं। उन इंस्ट्रक्शन को देखिए। नोट्स बनाते समय इन इंस्ट्रक्शन को आपको देखना होगा। जैसे कि पहला पॉइंट ये मैंने बताया था कि कॉपी में अगर नोट्स बनाते हैं तो यहाँ हर कॉपी के पेज के ऊपर ये लाइन खींची होनी चाहिए साइड से। कोई भी इंप्लीमेंटेशन होता है यहाँ लिख सके। कॉपी देखने में अच्छी लगती है और समझने में अच्छी लगती है। सेकंड, रेड पेन प्लस ग्रीन पेन, इसका आपको यूज नहीं करना है क्योंकि ये फैलता है और आगे एक या 2 साल बाद ये कॉपी पूरी बर्बाद हो जाती है। थर्ड, 1.5 स्पीड में वीडियो को देखने की आदत डालिए। चाहे यूट्यूब से देख रहे हो, चाहे किसी ऐप से देख रहे हो, कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं, 1.5 स्पीड में आप देखिए। 3 कंडीशन मैंने बताई आपको। पहली कंडीशन, पेजों को इस तरीके से डिवाइड करना है। रेड ग्रीन पेन यूज नहीं करना है। 1.5 स्पीड आपको आदत में डालना है देखने की। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी आपको। नेक्स्ट क्या बात करें, मैंने पहले आपके संविधान के बारे में कुछ डिटेलें बताई हैं। अब आगे बताने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको समझ आए। कुछ शब्द ऐसे हैं आपको जानने होंगे, तो चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं। जो पहला मैंने वीडियो बताया था उसमें एक मुझ पर मिस्टेक हो गई थी, आप उसको देखें जिससे कि वो मिस्टेक दूर हो सके, जिससे कि मैं कुछ गलत ना पढ़ा सकूं। तो मैंने आपको राजनीतिक व्यवस्था बताई थी। राजनीतिक व्यवस्था, संविधान क्यों बनाया गया? संविधान राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए तो बनाई है यहाँ तक। इसमें मैंने आपको यहाँ मैंने व्यवस्थापिका लिखाई थी, व्यवस्थापिका। सेकंड आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। यहाँ आपको व्यवस्थापिक कट कर देनी है। यहाँ पे विधायिका होती है। विधायिका किसको बोलते हैं? ये संसद को बोलते हैं। संसद क्या होती है? संसद आपको पता ही होगा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका जो सरकार होती है, एक्सिक्यूटिव पावर मतलब जो सरकार चलाती है, जो सरकार होती है उसको कार्यपालिका कहते हैं। जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसको एक्सिक्यूट करती है, जो भी, उसको कार्यपालिका बोलते हैं। जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये इसको संसद बोलते हैं। ये कानून बनाने का कार्य ये करती है, इसको एक्सिक्यूट करने का कार्य ये करती है। तो ऑब्वियसली विधायिका का नियंत्रण कार्यपालिका पे होगा, कार्यपालिका का नियंत्रण विधायिका पर नहीं होगा। इस की पॉइंट को आपको रखना है। आगे मैंने सुप्रीम कोर्ट बताया था और फिर EIC, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बताया था। चलिए इस बात को आप मेमोराइज कीजिए और यहाँ से कट कीजिए। ये विधायिका को आप इस पर इनबिल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। कर लिया होगा आपने, आगे बात करते हैं इसके बारे में। संविधान में संस्थाएं होती है कुछ संस्थाएं, संस्थाओं के टाइप देखते हैं। नंबर 1, संवैधानिक संस्थाएं, गैर संवैधानिक संस्थाएं, अन्य संस्थाएं। अन्य संस्था गैर संवैधानिक, सॉरी इसको गैर नहीं,
असंवैधानिक संस्थाएं, गैर असंवैधानिक संस्थाएं। अब ये क्या होती हैं, ये आपको जानना होगा। संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती है जो संविधान द्वारा बनाई जाती है। असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? असंवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान द्वारा नहीं बनाई जाती, ये अपोजिट होती हैं, ये विपरीत होती हैं। ठीक है, ये संविधान वाली संस्थाएं, इसके अपोजिट जो संस्थाएं होती हैं, जो विपक्ष में होती हैं, विपक्षी, जो गैर कानूनी होती हैं, उसको असंवैधानिक संस्था कहते हैं। गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है? जो समय के साथ व्यवहारिक नेचर बनाई जाती हैं। ये भी तीन तरह की होती हैं। तीन तरह की, चलो लिखते हैं। दिख रहा होगा, आप इसको उतारिए पहले। संवैधानिक कानून, कार्यकारी, अन्य संस्थाएं। इन संस्था का यूज क्या है? ये संस्थाएं कोई भी विधेयक है, कोई भी कानून है, इसको रेगुलेट करती हैं। कोई बनाती है, कोई प्रेशर डालती है, कोई दबाव समूह रहता है, कोई कानून बनाती है, उसमें कोई एक्सक्लूड करती है। इस तरीके से एक पूरा ड्रॉ स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं वन बाय वन आपके सामने मैं इसकी डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी है संस्थाएं होती है। जैसे संवैधानिक संस्थाएं क्या होती है? संवैधानिक संस्था वो संस्था होती हैं जो संविधान द्वारा सब कुछ पहले से दी गई हो, जैसे कि इलेक्शन, चुनाव आयोग, ईआईसी, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग दे रखा है। और क्या है? वित्त आयोग दे रखा है। व्यवहारिक, जो सैद्धांतिक पक्ष के अंदर संविधान जो कौन सी भी चीजें दी थी वो ईआईसी के अंदर आता है और वित्त आयोग के अंदर आता है। ठीक है, वित्त आयोग मतलब ये इसके अंदर ये चीज आती है। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है, इसका क्या था? 324 आर्टिकल होता है, लिखिएगा। और थोड़ा सा इसको देखा, इसका स्रोत संविधान है। साइड से लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा बड़ा सा पेज बना लीजिए। असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा होगा, जो संविधान को नहीं मानती हैं। अपोजिशन, विपक्ष की सहभागिता होती है, ये मान्य ही नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है। उसके बाद गैर संवैधानिक संस्थाएं, इसको देखते हैं। इसमें होता है संवैधानिक कानून, कार्यकारी, अन्य संस्थाएं। संसद या विधायिका के मिश्रण से बनी संस्थाएं हैं। संसद या विधायिका की मिश्रण से बनी संस्थाएं हैं, यानी कि संसद या विधायिका की मिश्रण से ये संस्थाएं बनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, या तो ये संसद ने बनाई होती है, विधायिका या संसद ने बनाई होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि 1993 में 1993 आपको याद रखनी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
आने का क्या राष्ट्र ऊपर लिखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राइटिंग पे ना ध्यान दें, बस समझ में आना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि इन आयोगों का सृजन जो है या तो संसद ने किया या विधायिका के मिश्रण से ये बनी हुई है। स्टेट में भी बनती है इसी तरीके से, तो इसको लिखिएगा। कार्यकारी संस्था क्या होती है, चलो पहले इसको लिखिए, दिख रहा होगा आपको। लिख लिया होगा। वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा मिश्रित होती हैं। वे संस्थाएं जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा मिश्रित होती हैं, यानी कि यह तो राष्ट्रपति बनाता है या कार्यपालिका, ये दोनों बॉडी मिलके जो संस्था का निर्माण करती है वो संस्थाएं आपकी कार्यकारी संस्थाएं कहलाती हैं। इसमें जैसे कि एक नीति आयोग बना है ना, नीति आयोग कॉपी मैंने बनाया, नीति आयोग कब बना, इसकी एग्जैक्ट डेट, कौन से महीने में, कौन सी ईयर में बना है, ठीक है। ये सब आप अलग से इनबिल्ड कर सकते हैं। जो मैंने पेज बताया ना साइड से पेज में, यहाँ से इनबिल्ड कर सकते हैं। अन्य संस्था में जो प्रेशर डालती हैं क्या क्या होता है, चल पहले ही लिखिए। नीति आयोग अन्य संस्था के अंदर क्या होता है, जो प्रेशर डालती हैं। किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, इस तरीके से ये संस्था होती है। डाल लिया होगा। उधर गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार बता देता हूं आपको, संस्थाएं तीन तरीके से होते हैं, संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है ऐसी संस्था है जो संविधान के द्वारा बनाई जाती है, संविधान का स्रोत है, वो संवैधानिक संस्था कहलाते हैं। जिसमें कि संविधान में सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांत यानी कि संविधान के लोग जो ऑलरेडी इसमें इनबिल्ड करके गए हैं, बहुत सारी चीज लिख के गए हैं। जिसमें कि एआईसी चुनाव आयोग, इसको आर्टिकल 324 बोलते हैं। वित्त आयोग 280 आर्टिकल, ये अलग से नहीं बनाना पड़ता, ये संविधान के अंदर ऑलरेडी संविधानकर्ताओं ने इसको लिख के दिया। असंवैधानिक संस्थाएं जो इसके सभी के अपोजिट हो, वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं। गैर मतलब कुछ संस्थाएं बन जाती हैं तो सरकार उसका अवलोकन करती है या कहीं से पॉइंट ऑफ व्यू करके उसको निग्लिजिबल कर देती है। गैर संवैधानिक संस्थाएं में क्या होती है, इसकी भी तीन बॉडी मिलकर बनी होती है। जैसे कि इसको पहली थी, इसकी कार्यकारी संस्था क्या होती है, वो संस्था है जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका द्वारा निश्चित होती है। जैसे नीति आयोग है ना, इसको की पॉइंट करना है, इसके बारे में डिटेल लिख लेनी कब है। अन्य संस्था किसान संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन, यहाँ की डिटेल आएगी। बाकी ये समझ में आ गया होगा। और संविधान की व्याख्या,
देखो संविधान अगर देखा पहले तो सबसे ऊपर संविधान होता है, उसके बाद भाग आते हैं, उसके बाद अध्याय आते हैं, उसके बाद अनुच्छेद आते हैं, उसके बाद खंड आते हैं, उसके बाद उपखंड आते हैं। अगर संविधान को, ये संविधान है, ये बुक्स है, बुक्स के अंदर अगर देखा जाए चैप्टर वाइज तो पूरा संविधान हो गया, बुक्स के ऊपर लिखा होता है। उसके बाद इसके अंदर कितने भाग हैं, भाग के अंदर अध्याय होते हैं, अध्याय के अंदर अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद के अंदर खंड होते हैं, उसके बाद उपखंड होते हैं। इसको क्लॉज बोलते हैं, इसको सब क्लॉज बोलते हैं। राइटिंग मत ध्यान देना, ठीक है, लिख देता हूँ सब क्लॉज, इसको क्लॉज, ये इसको सब क्लॉज बोलते हैं। इस तरीके से पार्टीशन होता है। अगर इसका पूरा मैप बनाया जाए, ये पूरा हो गया संविधान। इसके अंदर हो गया भाग, इसके अंदर हो गया अनुच्छेद, अध्याय, इसके अंदर हो गया अनुच्छेद, इसके अंदर हो गया खंड। तो आजकल तो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पता ये पूछ ले सभी संविधान भाग संविधान के अंतर्गत आता है, या संविधान का कुछ भाग अध्याय के अंदर आता है, अध्याय पूरा संविधान के अंदर आता है। इस तरीके से पूछता है, ये आप जानते होंगे, चार्ट वाला जो रीजनिंग में आता है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहता है। इसके हमें उसमें नहीं पहुंचना है, बस आप बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से ठीक से बना लीजिए, बनाइए, चलिए। अच्छा, ये भी लिख लो, संविधान कितने भाग होते हैं? 22 भाग होते हैं ना। अनुच्छेद 395 इस समय 450 से ऊपर है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भाग 395 अनुच्छेद, भाग को क्या करना है आपको साइड से पेज अगर भर जाए तो यहाँ जो 22 भाग है ना, आपको फुल कॉपी उतारना है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 2, इस तरीके टोटल 22 भाग है। 22 भाग आपको पूरी डिटेल कॉपी में उतारना है। ये स्टैटिक वाला पोर्शन है, ज्यादातर स्टेट पीसीएस स्टेट के जो एग्जाम होते हैं यहीं से पूछते हैं, ठीक है। तो इसके साथ अलग ना होगा, इसी के साथ पूरा आपको मैचअप कराना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें, अब कैसे लिखें, मैंने जो जगह बताई वहां जगह छोड़ें। अगर ये भी नहीं होता है तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से कॉपी आती है, ये यहाँ पे चिपकी होती है, यहाँ पे लिखिए, इसको इसको पाटिए और वहां पे चिपका लीजिए। ऐसा कर सकते हैं आप, मार्केट में मिलती है इजिली, 15 से 20 रुपए में आ जाती है, ठीक है। समझ आ गया होगा। चलिए, अब अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची,
ये क्या होती है? ये संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। व्याख्या करती है। संविधान के प्रावधान, ये प्रावधान क्या चीज होती है? प्रावधान अपना जो संविधान है, संविधान के अंदर जिन 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 विषयों पे कंसंट्रेट किया गया है, आगे जाके इसको लागू करने से कैसा इफेक्ट पड़ेगा, किस चीज में क्या चीज, किस चीज में, किस अध्याय में क्या दे रखा है, इसका एक छोटा सा ब्रीफ सारांश यहाँ दे रखा होता है। बुक्स होती है, बुक्स का जो इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर पूरी बुक्स में क्या क्या पढ़ना है ये यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है। इसको अनुसूची बोलते हैं। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, पहले टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले सबसे पहले 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद जो बाद में जुड़ी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। बड़ी बात नहीं, सबको पता रहता है ये चीज है। और नहीं पता रहता है ना, तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो तैयारी की शुरुआत करते हैं उन सबको पता रहता है। इनको ना अलग से लिखिए, जब आप लिखेंगे स्टैटिक के अंदर इसको आपको याद करना है। ठीक है, अनुसूचियां कौन कौन सी, मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा, इस तरीके से आप लिखिएगा इसको। चलिए इसको लिखिए, संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करती है अनुसूची। अब पूरे संविधान को हमें किस तरीके से पढ़ना है? संविधान की पढ़ने के लिए अगर देखा जाए, हम संविधान को 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं पढ़ने के लिए। एक तो संविधान का दर्शन, दर्शन करना। दर्शन में क्या क्या आता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, इसी को प्रस्तावना बोलते हैं, राज्य की नीति से तत्व। मुझे समझ नहीं आ रहा होगा। मतलब एक प्रकार से संविधान है, आप खड़े हो गए संविधान देख रहे हैं, तो जिन लोगों को नॉलेज पता रहती है, मान के चलिए आपको संविधान पूरा आपको आता है, तो आपने एनालाइज किया यार कि किस तरीके से हो सकता है, तो आपने कहा अच्छा दर्शन के अंतर्गत ये चीज रहेगी, अन्य के अंदर ये चीज है, और कुछ और चीज है। अच्छा, 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो बस वही है दर्शन। अगर दर्शन करना मतलब मेन अवधारणा इसी पे मोर एंड मोर कंसंट्रेट है। ठीक है, इसमें दर्शन के अंदर मूल अधिकार आते हैं, उद्देश्य का प्रस्तावना, राज्य की नीति निषेध तत्व आते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा। एक और इसमें मूल कर्तव्य भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे सरकार के बारे में डिटेल दी गई है। अन्य, अन्य के अंदर क्या है? पंचायतें दी गई हैं। लिखिए, बहुत सारी चीजें ईटीसी, जिन लोगों को तैयार है वो सब जानते होंगे, बस थोड़ा सा मैंने उनको मॉडिफाई करने की जरूरत देखता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ ट्राई। लिखिए इसको, फिर मैं आगे इसके बाद आगे बताता हूँ। हम सरकार के बारे में बात करते हैं। पहले सरकार को 3 तरीके डिवाइड कर सकते हैं। विधायिका, कार्यपालिका,
न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है। कार्यपालिका कानून को एक्सक्यूट करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है। कानून बनाना, कानून लागू करना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार को डिवाइड किया जाए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका कानून बनाती है। कोई भी कानून यहां से बनता है। विधायिका मतलब संसद, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कोई विधेयक, चाहे साधारण विधेयक हो, चाहे वित्त विधेयक हो, या संविधान संशोधन विधेयक हो, ये कानून, इसी को लेके ये कानून बनाती है। ये जब कानून बन जाता है उसको चारों तरफ फैलाती है, यानी कानून को लागू करवाना, ये लागू करवाती है। अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, इसकी अगर यहाँ पे कोई भी गलती होती है या यहाँ पे कोई गलती होती है, इसकी रक्षा न्यायपालिका करती है। इसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई स्टेट में हाई कोर्ट। संघ की विधानसभा, प्रांत की विधानसभा। संघ की विधानसभा संसद कहलाती है। प्रांत की विधानसभा विधानमंडल कहलाती है। जिसमें कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, आ नहीं रहा हो तो, अगर आ नहीं रहा तो मैं बता देता हूं। संघ की विधानसभा संसद, जिसमें लोकसभा राज्यसभा होती है। विधान प्रांत की विधानसभा विधानमंडल, विधानसभा विधान परिषद होती है। कार्यपालिका भी दो तरीके की होती है। पहले इसको उतारिए। उधर क्या होगा? अस्थाई कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका। इसको और दूसरे नाम चलते हैं राजनीतिक, राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि जो राजनीतियां कार्य करती है, राजनीतिक कार्यपालिका। उसके बाद स्थायी और प्रशासनिक कार्यपालिका। अस्थायी क्यों बोलते हैं? इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता, सिर्फ 5 ईयर केवल बनती है, परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। स्थायी जो प्रशासन, प्रशासन भी तो
प्रशासन भी तो क्या बोलते कानून को लागू करवाता है आम जनता के प्रति। एक पूरी बॉडी होती है, सबसे ऊपर मंत्री, मंत्री के नीचे पहले संसद, फिर मंत्री, मंत्री के नीचे ये प्रशासनिक लोग, ये स्थायी होते हैं। मतलब 60 से किसी की 60 रिटायरमेंट होती है, किसी की 65 होती है, 62 होती है, इस तरीके से रिटायरमेंट होती है ना। तो सरकार 5 साल बाद चली जाती है, राजनीतिक कार्यपालिका 5 साल बाद चली जाती है, लेकिन ये जो है ये नहीं जाती। चलिए बनाइए इसको, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। एग्जाम्पल में देखें, मंत्रिपरिषद, ये नौकरशाही, जो सरकारी नौकरी करते हैं ना उसके बोलते हैं यहाँ। प्रशासनिक कार्यपालिका में जैसे कि एसडीएम, डीएम, एसडीएम, जो भी प्रशासन में रोल रखते हैं कानून बनाने में, वो सब। लिखिए, कि इसका इतना नहीं है, आगे इसके बारे ये भी 2 तरीके से होती है। अस्थाई वाली, संघीय कार्यपालिका, जो कि हमें आगे पढ़ना है इनके बारे में। संघीय कार्यपालिका, प्रांत की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। इसमें प्रधानमंत्री, ऊपर राष्ट्रपति को लिखेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, यहाँ राज्यपाल, उपराज्यपाल होता नहीं है, मुख्यमंत्री, ईटीसी। बाकी सब आगे बताऊंगा मैं। एक बार रिपीट कर दूं, सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाती है, जिसको संसद बोलते हैं। कार्यपालिका जो कानून लागू करवाती है। न्यायपालिका जो कानून की रक्षा करती है। कार्यपालिका भी अस्थाई, स्थाई। अस्थाई जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जो मंत्रिपरिषद 5 ईयर या 6 ईयर के लिए जो बनती है। उसके बाद इसमें भी 2 तरीके से संघीय कार्यपालिका अलग होती है। संघीय कार्यपालिका में कुछ मंत्रीगण होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य की राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ईटीसी एक्सेट्रा। यहाँ भी मंत्रिपरिषद होगी, हो सकती है, लिख लीजिए। हो गया। अब विधेयक होते हैं ना, विधेयक, नॉर्मली साधारण विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक। इसके बारे में बताने थोड़ा आपको बता रहा हूँ। धन विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, है ना, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक है। तो विधेयक को पारित कराना रहता है। पारित 3 तरीके से कराते हैं।
कौन कौन से तरीके से? बहुमत के प्रकार लिखिए, हेडिंग डालिए बहुमत के प्रकार। बहुमत के प्रकार। एक होता है साधारण विधेयक, साधारण बहुमत। एक होता है साधारण बहुमत। इसको बोलते हैं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ये नॉर्मली सबको आता होगा, ठीक है, साधारण बहुमत है। प्रभावी तथा तत्कालिक बहुमत, ये 2/3 विशेष बहुमत बोलते हैं। ये 3 तरीके से होता है। धीरे धीरे यहाँ पहुंचेंगे, धीरे धीरे हम इस पर चर्चा करते हैं। तो साधारण विधेयक है उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। यहाँ क्या है कि जितनी भी उपस्थित है उसका 50+1 आपको वोटिंग करना है, उसके बाद ये विधेयक पारित हो जाता है। कैसे? मान के चलिए 543 सदस्य हैं। एक और कंडीशन इसमें कोरम का होना जरूरी होता है, 10% कोरम, मतलब टोटल 10% होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 10% इसका 54 या 55 निकलता है ना, 55 निकलेगा इसमें। 10% 10 कोरम होता है, कोरम जिसको 10% टोटल का 10% होना चाहिए। इसी का 50%+1, 50 कितना है? 50 इसका 50 निकाल दीजिए, कितना निकलेगा? 22 पंचों नहीं 27 28, मतलब अगर 29 वोट आ गए तो पारित हो जाएगा। नॉर्मली ये नहीं आता है, मैंने इसका यूज ज्यादातर कहाँ होता है, इसको हमें समझना है। ये आपको मेमोराइज रखना है, क्या क्या रखना है। इसका प्रयोग साधारण विधेयक में होता है, साधारण बहुमत का साधारण विधेयक में होता है, धन विधेयक में होता है इसको यूज, और वित्त विधेयक में होता है। ठीक है, डाल दीजिए अपनी उसमें। हो गया होगा, चलो बात करते हैं आगे नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना सिलेबस। कुल सदस्य संख्या मानस रिक्तियां, इसमें 543 सदस्य संख्या है। रिक्तियां, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार होता है,
कोई त्याग पत्र दे देता है। नित्य मतलब परमानेंट, मतलब सदस्य नहीं रहता वहां पे, मतलब अपने पद से इस्तीफा दे देता है, बीमार हो जाता है, बीमार नहीं, बीमारी की वजह से, बीमारी की वजह से इस्तीफा, बीमारी से इस्तीफा, मृत्यु या आकस्मिक कारण रहते हैं। इन स्थिति में ये इन स्थिति में ये इस्तीफा दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर मान के चलो टोटल ये 2 हो गया, ये 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 0 मान लो, ये 1 मान लो, टोटल 3 मान लो, 3 लोग यहाँ से चले गए तो -3 करते हैं, तो टोटल 540 संख्या वो बैठती है। तो प्रभावी तथा तात्कालिक बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या माइनस लिखती है, इसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत संख्या, बहुमत। अच्छा, इसका यूज क्या होता है? यूज इसका होता है, ये आपको की पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना, इस पे थोड़ा डिटेल देखना है, बाकी इस पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। बस इसको क्या देखना है, जैसे कि जो रिक्तियां की जाती है ना, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति, उपसभापति। रिक्तियां किस कारण होती है? पदमुक्ति, पदमुक्ति कारण, मतलब इनको अपने पद से हटाना प्रभावी तत्कालिक बहुमत के आधार पर किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना हो या पदमुक्त करना हो, राज्यसभा में सभापति उपसभापति को हटाना हो, ऐसे ही राज्य में विधानसभा, विधान परिषद, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। इसी तरीके से इन सबको अगर हटाना हो तो यहाँ पे प्रभावी तथा तत्कालिक बहुमत यूज किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बनती है कि चलिए लिखिए, हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कठिन, जो बहुत ही कम समझ में आता है, विशेष बहुमत। इसको ध्यान से समझेंगे। विशेष बहुमत की बात करें तो 2/3, 66% से ऊपर वोटिंग, ठीक, तभी पारित होगा। ये 3 तरीके से होते हैं। पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का। देखिए इसको, हेलो,
पहले प्रकार का बहुमत, विशेष बहुमत। सबसे पहले विशेष बहुमत का जहां बात की जाए तो 2/3 यानी 66.6% इतना होना चाहिए बहुमत इस इसको पारित कराने के लिए, मतलब जो बहुमत होता है। तो इसमें पहले प्रकार का बहुमत, दूसरे प्रकार, तीसरे प्रकार का बहुमत। पहले प्रकार के बहुमत में क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, मतलब 2/3 बहुमत होना चाहिए। कैसे, मान के चलिए टोटल 253 होती है, वो 543, ठीक है, इस पर नहीं ध्यान रखना है। मान लीजिए प्रेजेंट 200, उस दिन 200 प्रेजेंट हुए, वोटिंग 180 लोगों ने दी थी, तो 180/2/3 जो भी वैल्यू आती है ये इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब इसी को सामने लिखते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको लिखिए, समझ में आ गया हुआ। मैं यह बता देता हूं, जैसे पहला बहुमत क्या होता है, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। प्रेजेंट 200 थे, वोटिंग 180 लोगों ने दी, 180/2/3 निकालने के बाद जो वैल्यू आती है ये पहले प्रकार का बहुमत माना जाता है। आगे दूसरा प्रकार का बहुमत एज इट लिखना है, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत जो कुल बहुमत संख्या से कम ना हो। जो कुल सदस्य संख्या से कम ना हो, लिखिए इसको। प्लस चलिए दूसरे प्रकार का समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बताया कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो, यानी कि 543। मान के चलिए 543 संख्या है, अगर इसका अगर हाफ निकालते हैं तो 273 वोट आने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ क्या होता है कि मान के चलिए किसी दिन 310 लोग यहाँ उपस्थित थे, 300 लोगों ने वोट डाला, जिसमें कि पक्ष में 200 गए, विपक्ष में 100 गए। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ 200, क्या ये संख्या इसको क्रॉस कर रही है? नहीं कर रही ना, तो ये पारित नहीं होगा, ठीक है। उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के कम ना हो, यहाँ कम हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। सेकंड कंडीशन यहाँ ले लेते हैं, मान के चलिए 500 ही ले लेते हैं, ठीक है। 500 प्रेजेंट थे, वोट 400 पड़े, तो इसमें कि 300 वोट पक्ष में और 100 वोट विपक्ष में,
अब ये संख्या इसको क्रॉस कर गई तो ये पारित हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा, बनाइए, आप देखते जाइए, पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, A to Z इसी तरीके से धीरे धीरे मॉडिफाई करूंगा। पहला वीडियो शायद दूसरी वीडियो में आपने सुधार देखा होगा, आशा करता हूँ सुधार करूं और थोड़ा सा प्रयत्न करूंगा सुधार करने का। लिखिए, बनाइए, लिख लिया होगा, चलिए तीसरे प्रकार का टूल बहुमत, समझ रहे होंगे ना, शब्द से ही समझ में आ जा रहा है। कुल मिलाकर 543 डिवाइड बाई 2 टूल बहुमत, 9 से 2 4 मतलब 273 से ऊपर वोट अगर आ जाएंगे तो उसको पूर्ण बहुमत बोलते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव में इसका यूज किया जाता है, राष्ट्रपति चुनाव, यूजफुल। ठीक है, हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट। अब विधेयक क्या होता है? विधेयक को उतारिए, विधेयक, अधिनियम, इसको भी उतारिए, विधेयक, अधिनियम, कोरम जो मैंने बताया था, या गढ़पूर्ति, यह विधेयक है प्रस्तावित कानून को, प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। कैसे? अभी जो महिला आरक्षण चल रहा है ना, महिला आरक्षण विधेयक, ये पारित नहीं हुआ है, महिला आरक्षण विधेयक, जो महिला आरक्षण विधेयक है इसकी मांग उठाई गई है, तो प्रस्तावित कानून के विधेयक को प्रस्तावित किया गया महिला आरक्षण विधेयक, तो इसको विधेयक बोलेंगे। जब ये विधेयक, इसको ये एक्ट बोलते हैं, जब ये विधेयक लोकसभा प्लस राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के चला जाता है, उसके बाद ये कानून बन जाएगा, ये कानून एक्ट कहलाएगा। ये सब आता होगा लोगों को, सभी को। कोरम गढ़पूर्ति मैंने बताया था, टोटल 10% टोटल का, मतलब 543 है, कोई विधेयक तभी पारित होगा, इतना तो होना ही, 543 का 10% यानी कि 55 मेंबर पार्लियामेंट में होने चाहिए, तभी ये पारित होगा। समझ आए विधेयक क्या होता है? प्रस्तावित, यानी कि अभी लागू नहीं किया गया महिला आरक्षण विधेयक, तो ये प्रस्तावित है, तो इसको प्रस्तावित उसको विधेयक बोलते हैं, अमेंडमेंट। उसके बाद अधिनियम एक्ट के बन जाता है लोकसभा राज्यसभा, पहले इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है, कौन सा विधेयक बनेगा, वित्त विधेयक बनेगा, साध विधेयक बनेगा, या संविधान संशोधन विधेयक बनेगा, है ना, क्योंकि इसके आने से संविधान पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब चीज भी दो कमेटियों को दे दी जाती है, तदर्थ समिति रहती है, एक स्थायी समिति रहती है, इसका फिर अवलोकन होता रहता है ना,
तदर्थ समिति, स्थायी समिति जैसे प्रागलन समिति होती है, लोक लेखा समिति होती है ना, ये चेक करती है। जब चेक हो जाता है उसके बाद ये लोकसभा राज्यसभा में डिसाइड हो जाएगा। मतलब विधेयक की प्रवृत्ति समझ आ गई तो लोकसभा राज्यसभा में पारित होकर राष्ट्रपति साइन होती है, कानून बन जाता है। कोरम कोई भी विधेयक को पारित कराने के लिए कम से कम 10% आपका गढ़ पूर्ति होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखिए, आप इसको बनाइए। हो गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट पॉइंट, कमी है, थक हो गया। संविधान की विशेषताएं। नंबर 1 संघात्मक, नंबर 2 संघात्मक पहला हो गया, एकात्मक। इसको बनाइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन, मैंने इससे पहले बताया था, मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं। पहले ये बताया था कि मैंने इस भारत का संविधान संघात्मक है कि एकात्मक है? आप सोच के बताइए, मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया। इससे पहले इस पे एक पूरा वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 1। आप क्या कहेंगे भारत के संविधान को, संघात्मक या एकात्मक? चलिए सोचिए, सोच के बताइए। ठीक है, सोच लिया ना, इंटरनेट बनिए, सबको आता रहता है ये। ठीक है, दोनों की लक्षण है। ना तो भारत का संविधान संघात्मक है पूर्ण रूप से, ना ही एकात्मक पूर्ण रूप से है। दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं। अब हमें जानना है कि ये संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण भारत के संविधान के अंदर कहाँ कहाँ नजर आते हैं। संघात्मक लक्षण मैंने बताया था, ये किससे, यूएसए से है ना, यूएसए का जैसे इसको फेडरल 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 बोलते हैं ना। तो इसमें कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं, कहाँ पे? सबसे पहले तो क्लियरली कट है अपनी तरफ कि संघ सूची, प्लस राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची पूर्ण रूप से, मतलब संघ सूची और राज्य सूची यहाँ संविधान में उल्लेखित है। इसका मतलब ये संघात्मक पहलू को मानती है, संघात्मक पहलू को प्रदर्शित करती है। संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार राज्य सरकार का होना भी संघात्मक लक्षण को प्रदर्शित करना होता है। न्यायालय का होना, ऑब्वियसली इन दोनों में डिस्प्यूट होगा, संघ और राज्य में डिस्प्यूट होगा, बीच में न्यायालय आएगा। न्यायालय संघात्मक व्यवस्था में आता है क्योंकि यहाँ दोनों विषय डिसाइड होते हैं, संघ की विषय कौन सी है, राज्य की विषय कौन सी है, इनके बीच डिस्प्यूट आता है, न्यायालय, यहाँ पे न्यायालय आता है। ठीक है, इसके बाद एक लिखित संविधान। लिखित संविधान भी शो करता है कि ये संघात्मक लक्षण है। ठीक है, लिखिए इसको। द्विसदनीय सदन, इसमें कि लोकसभा, राज्यसभा, ये भी लक्षण है संघात्मक के भारतीय संविधान में। अच्छा, संघात्मक लक्षण कहां से लिए गए हैं? कनाडा से, चेक कर लीजिए। ठीक है, इसको ऊपर लिखिए। एकात्मक लक्षण ब्रिटेन से,
भारत में संज्ञानात्मक लक्षण कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। चेक करिए, या यू से लिए गए हैं। चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, यूएसए से है, यूएसए से है या कनाडा से है, आना चाहिए, बताइए। मैं तो देखो यहाँ पे श्योर हूँ, शायद कनाडा से होगा। ठीक है, आप बताइएगा। नेक्स्ट, अब एकात्मक लक्षण देखते हैं। सबसे पहले तो राज्यपाल आता है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूट है ना, लेकिन कोई नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल स्टेट को देखता रहता है। मान के चलिए ये स्टेट है, ये राज्यपाल की आंख है, इसको देखता रहता है कहीं राज्य कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रहा है कि संघ में, ये संघ हो गया, इस संघ के कानून में कोइंसाइड कर जाए। ये कोइंसाइड कर जाता है, अगर कोइंसाइड कर जाता है तो भाई साहब अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, और उसको संघ के पास भेज देते हैं। संघ के पास भेजना इसके लिए, पुनर्विचार के लिए। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 200 शायद, शायद नहीं, शायद श्योर हो सकता है। ठीक है, तो एक प्रकार से किसका काम कर रहा है ये? संघ का कार्य कर रहा है। अच्छा, संघात्मक में क्या आता है? संघात्मक में मैंने बताया था कि संघ और राज्य को अधिकार है। यहां संघ पावरफुल हो जाता है, संघ पावरफुल। ठीक है, संघ पावरफुल हो जाता है। तो पहला, राज्यपाल, आर्टिकल 200 के अंदर अंतर्गत अगर कोई भी, अच्छा इसका इसका भी देखा हुआ डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे ही दिल्ली के अंदर कोई भी कानून, अरविंद केजरीवाल कोई भी कानून बनाते हैं, उनकी विधायिका या कार्यपालिका जो भी कानून बनाती है, तुरंत राज्यपाल जी पहुंचते हैं, वहां पे उपराज्यपाल रहते हैं, उपराज्यपाल रहते हैं। मैं जस्ट ऐसा किस समझाने के लिए तुरंत बजा देते, अरे ये लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल के कानून को कौन सेट कर रहा है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एकात्मक लक्षण है ना, संघ को ज्यादा पावरफुल बना रहा है ना। ये समझ में आई? एक गहरी नागरिकता, एक गहरी नागरिकता भी इसका लक्षण शो करती है। ये एकात्मक लक्षण है। संघात्मक में दोहरी नागरिकता होती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एकात्मक लक्षण को शो करता है गहरी नागरिकता। ठीक है, गहरी नागरिकता इसके अंडर में आएगा। राज्यपाल एक गहरी नागरिकता, आर्टिकल 249 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, राज्यसभा बहुमत से पारित। अब ये बहुमत कौन सा होगा मैं बता चुका हूं, आप अपनी बुक्स में खोलिएगा। मैंने यहाँ पे मैं कुछ और समझाता हूँ। राज्यसभा राजसूची के विषय को, राजसूची विषय को पारित, राजसूची के विषय को बहुमत से पारित कर दिया तो उस पर कानून संघ बनाता है। संघ बनाना, तो सत्ता किसके हाथ में आ गई? संघ के हाथ में। तो संघ आ गया, यहाँ पे भी संघ पावरफुल हो गया 249। अवशिष्ट विषय, लिखिए इसको। ये आर्टिकल है,
250 आर्टिकल संज्ञात्मक में है, अब सिर्फ विषय किसको दी गई है, राज्य को। ठीक है, यहाँ संघ को दी गई है। इसका पावर बोलो ना, एकात्मक लक्ष्य को शो करता है। और इसमें लिखिए एक और, अंतरराष्ट्रीय संधि आर्टिकल 253, इसको भी कौन बनाता है? आर्टिकल आपको याद रखना है, ये जो आर्टिकल है 253, 248, थोड़ा चेक भी कर लेना है, 249, ये आर्टिकल आपको देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 200 आगे बताएंगे, सब पूरा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोचिए कि मतलब गलत पढ़ा रहा हूँ, चेक कर लीजिए थोड़ा सा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन आगे जाके पूरा डिटेल में सब कुछ, सब इन आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो डिटेल बताऊंगा। ठीक है, एक कहावत है, कहावत नहीं है, मतलब कहा जाता है कि यूएसए के बारे में, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, नष्ट न होने वाला। ना तो संघ नष्ट होगा, ना राज्य नष्ट होगा। यूएसए के बारे में ये कहा जाता है। भारत के बारे में, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, संघ जो है कभी विनाश नहीं होगा, राज्य जो है विनाश हो जाता है, क्योंकि इसकी सीमाओं में परिवर्तन करना या उसके अधिकारों पर एकाधिकार जमा लेना, मतलब एज ए प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैं कुछ नहीं बता रहा, संविधान ने भी इन चीजों को बताया है कि कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, इन क्रिटिकल कंडीशनों में यहाँ पे संघ ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो संघ जो है कभी इसका विनाश होगा नहीं, लेकिन राज्यों का विनाश कर सकता है। ठीक है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये कहावत है। अब एट लास्ट थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इस टॉपिक को देखिएगा। अब आते हैं अपनी प्यारी सी प्रस्तावना पर। प्रस्तावना या उद्देशिका। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा बैठक, बनाइए इसको।
9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, यह अस्थाई बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे, वो आपको बताना है। 11 दिसंबर को स्थायी बैठक हुई, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है, ठीक है, देख के आना है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य का प्रस्ताव, जिसको कि प्रस्तावना बोलते हैं, उद्देश्य का कोई प्रस्तावना बोलते हैं। कुल मिला के ये कहा गया कि इसमें इन चीजों को जोड़ लो। 22 जनवरी 1947 को ये भारतीय संविधान का अंग बन गई, ठीक है। उद्देश्य ये लाने वाले कौन थे? नेहरू, नेहरू जी, जवाहरलाल JL नेहरू, ठीक है। ये प्रस्ताव 5वीं बैठक में लाएगा, 5वीं बैठक में। ये क्वेश्चन MPPCS में आया था, ठीक है, और शायद आपके भी उसमें आ जाए। नेहरू जी वाला नेहरू द्वारा लाया गया। इसकी संकल्पना, उद्देश्य क्या के बारे में बात करें, संकल्पना USA से, भाषा और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से। बता दूं प्रस्तावना, इसको उद्देश्य क्या कहते हैं। संविधान सभा की बैठक के बारे में थोड़ी डिटेल है। 9 दिसंबर को अस्थायी बैठक सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। 11 दिसंबर को स्थायी बैठक किसके द्वारा की गई, आप बताएंगे। 13 दिसंबर 1946 को ये उद्देश्य का प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव की उम्मीद की गई कि इसमें जोड़ा जाए, प्रस्ताव लाया गया। 22 1947 को ये प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि इसके साथ अंगीकृत हो गया। प्रस्तावना के बारे में डिटेल देखें तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तावना का वर्णन किया गया था। संकल्पना USA से ली गई है, इसकी भाषा विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा संविधान की बैठकों के थोड़ा देख लें, देख लिया होगा, चल लीजिए। उसके बाद अंत में क्या तो संविधान बनाया जाएगा एक, है ना, संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा। तो सलाह, संवैधानिक सलाहकार, सलाहकार को बनाए, संविधान सलाहकार BN राव को बनाया गया। उसके बाद प्रारूप, प्रारूप समिति बनी, इसमें 7 मेंबर थे। इसमें अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, इनको मिला के 6 सदस्य। क्वेश्चन ये पूछता है कि टोटल प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। इसमें इसमें इंक्लूड करेगा कि अम्बेडकर जी को जोड़ के अम्बेडकर की प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे। उसमें आंसर 6 टिक करके आना है, क्योंकि अम्बेडकर उसमें जोड़ा होता है। अगर पूछे प्रारूप समिति में टोटल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। ये आपको थोड़ा सा इस की पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रारूप समिति डॉक्टर अम्बेडकर जी प्लस 6 मेंबर, इन 6 मेंबरों के नाम पूछते हैं कभी कभी, 6 मेंबरों के नाम लिखते हैं। चलो, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला बताया मैंने।
तो ये नाम है गोपाल कृष्ण स्वामी अय्यर, गलादी स्वामी अय्यर, मुंशी, पूरा पूरा नाम है। मैं बस थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी थोड़ा सा एक छोटी सी ट्रिक मैंने याद की है जो मैं अपना इसमें यूज करता हूँ। तो अगर वैसे तो नहीं आता है, कल भाई से भी कभी पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा 4 लोगों का नाम बता देता हूँ। ये मुंशी मित्र खैतान का पंखा लेकर आए, और अब्दुल्ला को दिया, अब्दुल्ला को दिया। ये थोड़ा देख लेना, मुंशी मित्र खैतान का पंखा लेकर आए, मुंशी मित्र खैतान का पंखा लेकर आए, अब्दुल्ला को दिया। ठीक है, ये देखना। और ये अय्यर, इसके पीछे अय्यर लगा हुआ है, तो देख लेना, याद हो जाएगा जल्दी से। उनतीस अगस्त 1947 को ये प्रारूप समिति बनी। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार इनको कब बनाया गया? 1946 में। डेट एग्जैक्ट देख लेना, ये सब पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग क्या पूरा पढ़ जाते हैं, लेकिन इन चीजों को इन की पॉइंटों को हम निगलेक्ट करते चले जाते हैं, तो क्वेश्चन ना बहुत काफी गलत हो जाते हैं। और देखिए, अगर मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं तो थोड़ा सा आप भी इसको, गलत तो नहीं होगा जहां तक है, लेकिन सही होगा, थोड़ा इसको एक बार रिवीजन मारिए और कमेंट मारिए कि मैंने शायद ये गलत लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अंतिम और लास्ट, संविधान सभा द्वारा संविधान जो बनाया गया उसकी कुछ बैठकें हुई थी। उन बैठकों में क्या क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। संविधान सभा की बैठक, 3 वाचन होते थे, इसमें 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन, सेकंड वाचन, थर्ड वाचन। वाचन मतलब मान के चलो एमएसपी आ रहा है इस समय, एमएसपी अगर विधेयक लाते हैं तो ये किसी समिति, मतलब ये समिति में, संसद की समिति में बन जाएगा, तो इसका हर एंगल से अवलोकन किया जाएगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरह। उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी समय लगता है, अगर ये अप्रोप्रिएट होगा तो ये कानून बनेगा। इसी तरीके से बहुत सारे क्लॉज, क्या जोड़ना क्या हटाना, इसी पर तरीके प्रथम वाचन, सेकंड वाचन, तृतीय वाचन चले। तो पहले क्या है, सबसे प्रथम वाचन में संघ क्या है, क्या क्या महत्व है, मतलब केवल क्या, इसमें क्या, जो कुछ भी, क्या क्या संघ क्या है, ये क्या है, संघात्मक व्यवस्था क्या है, ये इसके बारे में बात की गई। और सेकंड वाचन में सबसे इंपॉर्टेंट फेस ये था, लंबा प्रोसेस, जिसमें कि क्लॉज बाई क्लॉज, यहाँ से कुछ, मतलब कोई भी चीज है प्रस्ताव के अंदर 20 चीज अलग अलग, 20 लोगों से, 20 देशों से अलग अलग चीज लाई गई, है ना। मान के चलिए मूल अधिकार अलग अलग देशों से अलग अलग लाए गए, तो यहाँ एक जगह इन सभी लोगों ने बात की, जो भी प्यूरिफाई चीज है जो इस समय संविधान के अंदर है, वो यहाँ से निकाली गई सेकंड फेज में। थर्ड फेज में जो भाषा अशुद्धि जो थी, कहीं भी किसी बाहुल्य क्षेत्र पर दिक्कत ना दे, किसी सांस्कृतिक एकता पर कोई परेशानी ना हो, जिससे कि दंगे वंगे ना हो, जाति लिंग भेद ना हो, तो जो भाषी अशुद्धि है यहाँ लास्ट में ये दूर कर दी गई। एंड उसका आपका लास्ट है, लास्ट नहीं हो रहा है मेरा यार कोई नहीं, पढ़ते रहिए। लास्ट ये है, टोटल भाग कितने हैं, 22 भाग है, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 25 भाग है। अभी 25 भाग मैंने नई चीज क्या बता दी, 25 भाग कैसे हैं, नौवा भाग है ना, 9 भाग में 9A 9B अलग से जोड़ा गया। 9A में क्या था,
नगर पंचायत, उसके बाद सहकारी समिति। ये बड़ा महत्व है इसका। सहकारी समिति के प्रवर्तक अम्बेडकर जी थे। नहीं, ये सब बात की बात है, चलो, है ना। और सहकारी समिति देखो राज्य की नीति तत्व में भी है। केवल आप सीधा सीधा देखते हैं, कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। मैं पूरी डिटेल बताऊंगा यहाँ पर। उसके बाद 14A ट्रिब्यूनल, अधिकरण, ट्रिब्यूनल अधिकरण यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा अब हर चीज में ट्रिब्यूनल डाल दिया है। हर चीज का ट्रिब्यूनल अलग रहता है। NGT हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। प्रशासन के अंदर होता है कैट, सेट, है ना। हर जगह ट्रिब्यूनल डालते हैं। और फिर कानून, सेंट्रल कानून आ रही है कि हम हमारे जो ट्रिब्यूनल अगर कोई निर्णय देते हैं उसका अवलोकन या रिव्यू वहां नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट। तब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, संविधान का वास्ता दिखाना पड़ता है, उसके बाद ये आते हैं सुप्रीम कोर्ट। स्टेट कोर्ट आता है। कैट जो सेंट्रल के एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने के लिए ये एक न्यायालय, ये सब न्यायालय है। ट्रिब्यूनल मतलब न्यायालय, ये न्यायालय, ये सेंट्रल का होता है, ये सेंट्रल का होता है, ये स्टेट का होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो नए ये भी जोड़ दो, 22 + 3 25 हो गए 25। मैंने बताया 25 भाग है। लेटेस्ट में आर्टिकल्स, इसको अनुच्छेद बोलते हैं, 395 इस समय 450 से प्लस है, ठीक है। ये आपका होता है खत्म। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना, है ना। तो आपको क्या करना है कि प्रस्तावना को लिख के आना कि हम भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की कृपा करेंगे। समाजवादी पंथी लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ये सब आपको ना एक छोटे से पेज पे लिख लेनी है या ऊपर लिख के लेके आना है, क्योंकि ये, और आप ट्राई करें इसको एक फ्लुएंसी में बोलने की। जब आप सीख बोलेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। और मेरे साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो नंबर 3 लेके आऊंगा, उसके बाद चलती है अपनी ठीक से प्रॉपर तरीके से क्लासेस, और देखिए कितना मजा आएगा। ये तो शुरुआत है। पूरा सिलेबस 30-35 वीडियो में एकदम जेन्युइन तरीके से, ठीक है। बस बोर्ड की प्रॉब्लम है, उसका भी कुछ दिनों में निपटारा हो जाएगा। कैसा वीडियो लगा आपको? थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।